अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे और आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में हम तारुफ पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। यहाँ पर बुक से मैंने कुछ टॉपिक्स जो हैं शेयर किए हैं आप लोगों के साथ। आपने बुक से इनको रीड करना है, ये समझने के लिए हैं। जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात होगी वो मैं हाईलाइट करूँगा, आपने वो नोट करनी है। सबसे पहले आज हम ये समझते हैं कि इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है। व्हाट इज़ प्रॉब्लम एंड व्हाट इज़ सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखिए हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। इट मीन्स कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बाइक को चलाते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं, इट मीन्स यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अब आप कहेंगे कि हम ये कैसे प्रॉब्लम हुई। देखें, बाइक आपको कहा जाता है कि बाइक को स्टार्ट करें, देन आपको पता है कि बाइक को कैसे स्टार्ट करना है। ये एक प्रॉब्लम है कि क्या क्या स्टेप होंगे। इसी तरह डिफरेंट आपने कहीं जाना हो तो जाने से पहले हम उसके बारे में डिसीजन करते हैं कि उस जगह पर जाने के लिए कौन सा रास्ता, कौन सा टाइम और किस तरह की सवारी जो है हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा तरीक़ाकार है या ये जो हमारी सलाहियत है कि किसी भी प्रॉब्लम को समझना और समझने के बाद उसको सॉल्व करना, इस चीज़ को हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है जिसमें आप किसी भी प्रॉब्लम का पता लगा के किसी भी प्रॉब्लम को समझकर उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग का कंप्यूटर से क्या ताल्लुक़ है। देखें, हम अपनी डेली लाइफ में जितने भी काम करते हैं उनको बाद में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है सॉफ्टवेयर्स में। अगर हमने वही काम कंप्यूटर से करवाने हो तो पहले हमें अगर खुद समझ आएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, देन हम कंप्यूटर से वो प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकेंगे। इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो अभी हम बुक को रीड करते हैं थोड़ा सा। वी सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजंस एवरी डे एट होम, एट वर्क, एट प्ले एंड इवन एट द जनरल स्टोर। हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और बहुत सारे डिसीजन लेते हैं रोज़ाना के तौर पर, घर में भी, जब हम वर्क पर होते हैं, जब हम खेल रहे होते हैं, या फिर हम किसी जर्नल स्टोर या किसी शॉप पर होते हैं, तब भी हम क्या कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चलूँ। अब यहाँ पे जैसे उसने कहा कि हम एट होम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एट होम आप डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, डिफरेंट टाइप के आपके काम होते हैं। मोस्टली आपको कोई टास्क दिया जाता है कि आपने ये फलां टास्क करना है, इसके ऊपर वर्क करना है, ये चीज़ें आप डिफरेंट टाइप के टास्क करते हैं। आप लोग सुबह उठते हैं, नाश्ता करना, ये वो, इस तरह के डेली रूटीन में घर के काम वगैरह जो हैं, ये सब आपके क्या हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। गेस्ट आ जाते हैं तो उनको कैसे डील करना है। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स हम घर पे सॉल्व करते हैं। एट वर्क पे भी हमें डिफरेंट टाइप्स के टास्क दिए जाते हैं कि आज आपके ज़िम्मे ये काम है और आज आपने ये काम मुकम्मल करना है। तो उसको कैसे मुकम्मल करना है, किस तरह से कंप्लीट करना है, ये वो सारा काम हम खुद सोचते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। एट प्ले, खेलने के दौरान भी हम डिसीजन लेते हैं। अब खेल में आप सपोज के गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आपने डिसीजन लेना होता है। आप खेलते के जीतने के लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं कि किस तरह से जो है हम जीत सकते हैं। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आप डिसीजन लेते हैं कि बॉल का पास किसको किया जाए और किस तरफ से रन किया जाए। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स के, अगर आप मोबाइल फ़ोन पे गेम खेल रहे हैं
तो इवन के मोबाइल फ़ोन की गेम में भी लाइक अगर आप पबजी खेल रहे हैं तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि अभी आपने किस तरफ मूव करना है, कब फायर करना है। तो ये भी आप एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। आप बात करते हैं कि जनरल स्टोर पे आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। देखें, आप लोग जनरल स्टोर पे गए, वहाँ से कोई चीज़ ऑर्डर की, ऑर्डर करने के बाद आपने पे किया। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि आपने चीज़ को ऑर्डर करने के बाद आपने कुछ पे किया। अब पे करने के बाद आपको पता है कुछ रिटर्न होगा। सपोज आपने 100 रुपीज़ दिए शॉपकीपर को, आपने 60 रुपीज़ की परचेजिंग की। देन अब आपको पता है कि जो आपको रिमेनिंग रिटर्न होंगे वो 40 रुपीज़ होंगे। अब आपको कैसे पता चला कि ये 40 रुपीज़ रिटर्न होने हैं? तो यहाँ पे आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अपने माइंड में कैलकुलेशन की और फिर आपके माइंड ने कहा कि अच्छा 100 दे रहे हैं, 60 की परचेजिंग कर रहे हैं तो 40 हमें रिटर्न हो रहा है। तो इसी तरह से इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसके ऊपर थोड़ा सा सोच के उसको प्रोसेस करके, तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सम प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस आर वेरी चैलेंजिंग। यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ डिसीजंस बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। चैलेंजिंग मीन बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। वहाँ पे फैसला करना बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन होती है एंड रिक्वायर अ लॉट ऑफ थॉट, और आपको बहुत ज़्यादा सोचने की, इमोशन की और रिसर्च की ज़रूरत होती है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिन पे आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद जाके आप लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। अब एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, जैसे अगर आप बाइक चला रहे हैं, सामने आपकी गाड़ी आ जाती है तो किस तरफ आपने टर्न करना है, ब्रेक लगानी है। तो ये एक थोड़ी सिंपल प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक कम्प्लेक्स किस्म का मैथमेटिकल क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको एक फार्मूला बनाने को कहा जाए कि आप ये फार्मूला बनाएं, नया फार्मूला बनाएं, तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा आपको स्टडी करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ेगा और उसके बाद जाके आप एक डिसीजन लेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं और उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हाउएवर, व्हाटएवर द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इज, चाहे प्रॉब्लम की जो भी नेचर हो, जिस तरह की भी प्रॉब्लम हो, वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड मल्टीपल सॉल्यूशंस। हम ये कोशिश करते हैं कि उस प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस हों, सो दैट वी कैन हैव ऑप्शंस टू चूज द बेस्ट वन, ताकि हमारे पास कोई एक बेस्ट ऑप्शन हो कि हम उसमें से कोई एक बेस्ट ऑप्शन जो है वो चूज कर सकें। यानी एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन नहीं होता, एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो मिसाल ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि मेरे पास ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर, यानी ये सिटी समझ लें या जगह समझ लें, और ये यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है। सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रैवलिंग करनी है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक या इस सिटी से इस सिटी तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस सिटी से इस सिटी तक जाने का एक रास्ता ये है, इस सिटी से इस सिटी तक जाने का दूसरा रास्ता हम कहते हैं कि ये है। इसी तरह हम कहते हैं कि इस सिटी से उस सिटी तक जाने का तीसरा रास्ता जो है हमारे पास वो ये है। अब हमने यहाँ पे डिसीजन लेना है कि हमने इनमें से कौन सा रास्ता चूज करना है। हम सिटी जाने, एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए, अब ये यहाँ से ये रास्ता भी है, यहाँ से हम कह सकते हैं ये रास्ता भी है, ये यहाँ से हम कह सकते हैं ये रास्ता भी जाता है, हम कह सकते हैं कि ये रास्ता भी जाता है और इस तरह। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? चूज द पाथ, चूज द रोड, चूज द वे, जिसके ज़रिए हमने एक सिटी से दूसरे सिटी में पहुंचना है। अब हमारे सामने बहुत सारे ये सॉल्यूशन आ चुके हैं और हमें बताया जाता है, हमें नहीं पता होता कि इस सिटी से इस सिटी जाने के कितने रास्ते। हमें बताया जाता है कि अगर आप इस सिटी से इस सिटी जाना चाहते हैं तो ये रास्ता भी है, एक रास्ता ये जाता है, एक रास्ता ये जाता है। तो जब हमारे पास ये
बहुत सारे सॉल्यूशन आ गए। ये सारे रास्ते हमें एक सिटी से दूसरे सिटी पहुंचा रहे हैं, बट इनमें से कौन सा वो रास्ता है जो हमें जल्दी पहुंचाएगा, जिसमें हमारा जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट होगा। तो इसमें ये डिसीजन अब हम कहाँ से लेंगे, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हम फैसला करेंगे कि इनमें से बेस्ट पाथ कौन सा है। इसी तरह आप लोग मिसाल के तौर पर घर से कॉलेज आते हैं तो यहाँ पे आपने डिसीजन लेना कि आपने क्या चीज़ यूज़ करनी है। आपने बाइक पे आना है, आपने रिक्शे पे आना है, आपने गाड़ी पे आना है। इसी तरह अगर आपका घर करीब है तो आप कहते हैं ठीक है हम पैदल भी आ सकते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सेम अगर आपने अपने सिटी से कराची जाना हो, लाहौर जाना हो और आप कहें कि हम पैदल जाएंगे, तो पैदल आप जाएंगे तो सही, पहुंच तो जाएंगे, किसी भी टाइम पहुंच जाएंगे। शायद आपको महीना लगे, 40 दिन लगे या 2 महीने लगे, पहुंच जाएंगे, बट आपको टाइम काफ़ी लग जाएगा। अगर वही ट्रैवलिंग आप बाइक पर करते हैं तो उससे थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो आप इसमें आप सॉल्यूशन फाइंड करोगे कि आपने गाड़ी कौन सी चूज़ करनी है, देन आप उसमें जो आपको बेस्ट लगेगा, जो आपको जल्दी पहुंचाएगी, उस पर आप फाइनल करोगे अपना सॉल्यूशन। तो ये ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग था। प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझने के लिए ये सारी एग्जाम्पल्स और ये सारी जो बातें मैंने बताई हैं। अब इसमें याद कुछ नहीं रखना, इतना जितना हमने अभी पढ़ लिया है, इसमें इस पैराग्राफ में आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें एमसीक्यू आता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, हाउ मैनी सॉल्यूशंस। तो इसका जो आंसर है वो है मैनी और मल्टीपल सॉल्यूशंस। क्लियर? तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड देखें, हर चीज़ का अपना एक तरीक़ाकार होता है, एक तरतीब होती है, एक तरीके से हम काम करते हैं। ऐसे नहीं होता कि हम ऐसे ही बस काम शुरू कर दें और किसी भी उसके ऊपर वर्क स्टार्ट कर दें। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाकायदा स्टेप्स होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहा जाता है कि आप लोग चाय बनाएं, तो अब चाय बनाने का एक तरीका है, एक स्टेप्स हैं। अगर आप वो तरीक़ाकार फॉलो नहीं करते तो आपसे वो चाय नहीं बनेगी। इसी तरह अगर आपको सपोज कहा जाता है कि आप लोग एक डिश बनाएं, आप बिरयानी बनाएं, आप जो है कोई भी इस तरह की आपको खाने पकाने का या कोई ऐसी रेसिपी बताई जाती है, अगर आपने उसमें तरतीब का ख्याल ना रखा तो वो रेसिपी बनने की बजाय कुछ और ही बन जाएगा। मिसाल के तौर पे आप बिरयानी बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, और उसमें आप लोग चावल पहले डाल देते हैं और सबसे एंड पर आप घी और मसाला जात डालते हैं, तो वो चावल नहीं बनेंगे। तो इस चीज़ को अब हम सीखने वाले हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है, ये पढ़ना भी क्यों ज़रूरी है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, इस पैराग्राफ में आपको क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल, जैसा कि भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है, एक महारत है, एक फन है, विच कैन बी डिवेलप्ड, जिसको हम डेवलप कर सकते हैं, जिसको हम सीख सकते हैं, बना सकते हैं, बाय फॉलोइंग, फॉलो करते हुए अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच को फॉलो करते हुए हम ये स्किल हासिल कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि आपके पास ये एक मुनज़्ज़म तरीके से, एक प्रॉपर वे में ये चीज़ मौजूद होती है। तो इस प्रॉपर वे को फॉलो करते हुए, एक प्रॉपर तरतीब को फॉलो करते हुए हम अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल हासिल कर सकते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी स्किल है। अगर आप बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो आप एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। प्रोग्रामिंग इज आल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। प्रोग्रामिंग, व्हाट इज प्रोग्रामिंग? अक्सर आप लोग सुनते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। कैसे कि हम अपनी रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसको कंप्यूटर से सॉल्व करवाते हैं, तो उसको अपनी बात को कंप्यूटर में कन्वर्ट करना, कंप्यूटर को समझाना, इट इज़ आल्सो इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। और जब हम अपनी प्रॉब्लम कंप्यूटर से सॉल्व करवाते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। इसकी भी मैं अब यहाँ पे मिसाल देता चलूँ।
मिसाल के तौर पर मैं ज़्यादा बड़ी मिसाल नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है। मिसाल के तौर पर आपने एक शॉपकीपर को 100 रुपीज़ दिए और आपने उसमें 60 रुपीज़ की परचेजिंग की, तो अब आपके पास बाकी कितने बचेंगे? अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ से हमने माइनस का जो है प्रोसीजर करना है, तो यहाँ पे ये हमारा माइंड तो बड़ी तेज़ी से कर लेता है। अब यही काम आपने कंप्यूटर से कराना है। कंप्यूटर में वो एंट्री करे कि कस्टमर ने दिए हमें 100, परचेजिंग की 60 की, अब बाकी कितने बचेंगे? अब हमने नहीं सोचना, ये अब कंप्यूटर से हमने काम करवाना है। अब कंप्यूटर को हम समझाएंगे कि किस तरह वो माइनस करे, किस तरह वो माइनस करने के बाद हमें आंसर रिटर्न करे। अब यही माइनस का काम जब हम खुद कर रहे हैं, ये तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, लेकिन यही काम जब हम कंप्यूटर से कराएंगे तो कंप्यूटर को बताने का जो अमल है, इसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। इफ यू आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर, अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छी तरह से आता है, यू हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर, तो आप एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर, आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं जो कंप्यूटर से किसी भी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता है और किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। देखिए हमारी रियल लाइफ में हर जगह अब कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं। आप मेडिकल स्टोर पे जाएं, आप होटल्स में जाएं, आप देखें जहाज़ों का जो सिस्टम है वो भी कंप्यूटर के साथ कंट्रोल हो रहा है। जितना भी आर्मी का है, फौज का है, डिफेंस का है, एवरीवेयर कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं। अब इन कंप्यूटर्स में काम खुद से नहीं होता है, इनके अंदर प्रोग्रामिंग फीड की जाती है। इनको पहले कंप्यूटर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, कंप्यूटर्स के अंदर प्रोग्राम्स फीड किए जाते हैं और इन प्रोग्राम्स को बनाया जाता है। तो अब जो अच्छे तरह से सोच कर प्रोग्राम बना लेगा तो वो कंप्यूटर उसी तरह काम करेगा। अगर एक साइंटिस्ट मिसाइल को लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाता है, अगर उससे गलती हो गई मिसाइल लॉन्च करने के अंदर, तो वो मिसाइल लॉन्च नहीं होगा। तो वहाँ पे अब कंप्यूटर की गलती नहीं होगी, वहाँ पे अब गलती किसकी होगी? वो गलती होगी प्रोग्रामर की, उस बंदे की, क्योंकि उसने लॉजिक गलत बनाई, उसने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मिस्टेक की होगी, उसको प्रोग्राम बनाने में मिस्टेक की होगी, इस वजह से उसमें प्रॉब्लम आ गई होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आप बहुत अच्छे बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स आर कवर्ड इन मैनी सब्जेक्ट एरियाज। प्रॉब्लम सॉल्विंग के जितने भी तरीक़ेकार हैं उनको कवर किया जाता है मुख्तलिफ सब्जेक्ट एरियाज़ में। मतलब मुख्तलिफ सब्जेक्ट एरियाज़, यहाँ पे इसका मतलब है मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ शोबा जात में। अब हमारी लाइफ में सिर्फ एक ही काम तो है नहीं, हमारी लाइफ में बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट एरियाज़ हैं, डिफरेंट शोबे हैं। तो हर शोबे के हवाले से प्रॉब्लम्स को अलग अलग किया जाता है। बिजनेस स्टूडेंट्स लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद रिलेटेड टू सिस्टम अप्रोच। जो बिजनेस के स्टूडेंट होते हैं, जो बैंकिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपनी सिस्टम्स के अप्रोच के मुताबिक अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। वाइल इंजीनियरिंग एंड साइंस स्टूडेंट्स यूज इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक मेथड। जो इंजीनियरिंग और साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं, अपने इंजीनियरिंग के मेथड यूज़ करते हैं। तो हर जगह पर हर कोई अपने अपने तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अपने अपने उनके तरीके हैं। तरीके सब के अपने अपने होते हैं, लेकिन जो एक्टिविटी है वो सेम है। प्रोग्रामर्स यूज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। और जो हमारे पास कंप्यूटर के लोग हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं? वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं। तो प्रोग्रामर्स के लिए क्या होता है? सॉफ्टवेयर बनाकर किसी भी काम को आसान करना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मिसाल के तौर पर दोबारा मिसाल आ जाती है उसी दुकान की, शॉप की। ये इसलिए मैं शॉप की मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग डेली इस चीज़ से वाकिफ़ हैं और इस चीज़ का यूज़ करते हैं। देखिए एक शॉपकीपर है, वो वहाँ पे सेल कर रहा है, परचेज़ कर रहा है, वहाँ पे वो काफ़ी सारा हिसाब किताब उसका होता है। वो बहुत सारे कस्टमर्स को लोन भी देता है, बहुत सारे कस्टमर्स को उधार भी देता है। तो वो तमाम का हिसाब किताब, अगर उसके पास कंप्यूटर ना हो तो वो एक रजिस्टर उठाएगा, एक कापी पेंसिल उठाएगा, तो उसके ऊपर वो मैनुअली खुद लिखता रहेगा। अगर उसने जमा करना है कैलकुलेटर यूज़ करेगा। तो इस तरह उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगी। अगर एक कस्टमर है वो पूरा महीना उससे लोन लेता रहता है
और मंथ के एंड पे आके उसको पे करना है, तो वो उससे कहेगा कि मेरे मंथ का कंप्लीट जितना भी हिसाब किताब बनता है वो मुझे बताओ। तो वो क्या करेगा कि एक रजिस्टर उठाएगा, कैलकुलेटर उठाएगा और कैलकुलेशन स्टार्ट कर देगा, और इस पे उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर यही चीज़ हम कंप्यूटर से करवाएं तो कंप्यूटर के लिए हमें सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा जिसमें डेली की जो भी चीज़ें परचेज की जाती हैं उसकी एंट्री होगी। वहाँ पर एंट्री होने के साथ कंप्यूटर खुद ब खुद रिकॉर्ड रखता जाएगा और मंथ के एंड पर टोटल भी कंप्यूटर कर देगा। सारा हिसाब किताब जो है वो अब मैनुअली खुद से नहीं करना पड़ेगा, कंप्यूटर वो सारा काम हमारा सॉल्व कर देगा। लेकिन इस मैनुअल सिस्टम से कंप्यूटराइज सिस्टम में आने के लिए, उस रजिस्टर को कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ऐसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कर दें और उससे काम शुरू हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, स्टेप होते हैं, मेथड होते हैं। तो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं और उस मेथड में बहुत सारे स्टेप होते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के 9 स्टेप्स दिए गए हैं। इन 9 स्टेप्स को आपने एक सीक्वेंस के साथ याद रखना है और ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने स्टेप्स हैं? तो इसमें आंसर आपने देना है देयर आर 9 स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब ये भी सवाल पूछा जा सकता है राइट द नेम ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स के नाम लिखें। तो ये 9 स्टेप्स और इनके नेम आपने इसी सीक्वेंस से याद रखने हैं जिस सीक्वेंस से यहाँ पे बताए गए हैं। अब हम इनको ज़रा देखते हैं और इनकी तफसील आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम, सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि प्रॉब्लम की शिनाख्त करना, प्रॉब्लम का पता लगाना। सबसे पहली चीज़ यही है कि इसमें ये पता लगाया जाता है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम की जो इसमें आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम की शिनाख्त क्या है। उसके बाद दूसरे नंबर पे स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करना, रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताना कि रिक्वायरमेंट्स क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। सबसे पहली बात है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दे चलूँ, थोड़ी सी आपकी फनी सी एग्जांपल है। मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, वो होटल में जाकर बैठ जाता है। तो अब वो जब बैठ जाता है तो वहाँ पे वेटर जाके सबसे पहले तो उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा। मतलब उसने जाहिर बात है खाना है या जो भी करना है, तो सबसे पहले वेटर जाके उससे पूछेगा, आइडेंटिफिकेशन करेगा कि सर आपको क्या चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे उसको पता चला कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ कि अभी यहाँ पे क्या जो है वो प्रॉब्लम है, इस कस्टमर को क्या रिक्वायर होगा। अब जब वो कस्टमर कहते हैं कि मैं उससे पूछते हैं कि हाँ भाई आप खाने पीने हैं या वैसे बैठने के लिए हैं। कुछ लोगों की आदत होती है वैसे बैठ जाते हैं होटल्स में जाकर। तो उसमें पूछेगा कि आपने क्या ऑर्डर करना है, तो पता चल जाएगा कि हाँ जी इसने कुछ ऑर्डर करना है। तो वो उसमें कहते थे कि जी मुझे चाय पीनी है, टी का ऑर्डर देते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे ही वो टी का ऑर्डर देता है तो वेटर जाके टी नहीं ले आएगा। प्रॉब्लम तो पता चल गई कि कस्टमर ने चाय पीनी है, लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल बनते हैं कि कस्टमर ने कैसी चाय पीनी है। उसने शुगर फ्री पीनी है, शुगर वाली चाय पीनी है, ग्रीन टी पीनी है, लेमन टी पीनी है, कश्मीरी चाय पीनी है, कौन सी चाय पीनी है। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम बन जाएगी। अगर वेटर कोई चाय ले आता है बाद में वो कहते नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए थी, मुझे तो दूसरी चाय चाहिए थी। तो यहाँ पे दूसरे स्टेप में इसी तरह कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जब प्रॉब्लम का पता चल जाता है तो फिर उस प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका पता लगाया जाता है ताकि प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व किया जा सके। अब यहाँ पे उसी होटल की मिसाल लेते हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई किया जाएगा। अब कस्टमर अगर नहीं बताएगा तो वेटर पूछेगा कि सर आप कौन सी टी लेना पसंद करेंगे, हमारे पास ये अवेलेबल है। तो कस्टमर उसको बता देगा
कि आई वांट दिस टाइप ऑफ टी। सेम मिसाल है, अगर आप डॉक्टर के पास जाके ऐसे बैठ जाते हैं और उसके मुंह की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि वो आपको मेडिसिन लिख के देगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। सबसे पहले आप उसको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। जब आप प्रॉब्लम बताएंगे तो वो आपसे मजीद क्वेश्चंस पूछेगा कि क्या आपको खांसी आती है, आपको नींद नहीं आती है। इस तरह के क्वेश्चन वो इसलिए पूछते हैं ताकि उनको ये चीज़ क्लियर हो कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको अच्छी तरह से सॉल्व किया जा सके। ये हमारे 2 स्टेप हो गए, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। थर्ड स्टेप है एनालाइज द प्रॉब्लम। फिर उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है। सबसे पहले प्रॉब्लम की शिनाख्त की जाती है, फिर उसके बारे में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इकट्ठी की जाती हैं कि इसको करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, और फिर उसको एनालाइज किया जाता है, तज्जिया किया जाता है। एनालाइज का मतलब है तज्जिया करना। एनालाइज में ये देखा जाता है कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, कितना टाइम लग सकता है इस पर, क्या ये पॉसिबल है भी सही या नहीं। अगर ये यहाँ पे डिसीजन ले लिया जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, एनालाइज करने के बाद फिर उसके बाद उसमें डिज़ाइन किए जाते हैं एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स। डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रा फ्लो चार्ट्स, ये इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यूँ समझ लें कि इसमें पेपर वर्क या प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, नक्शे वगैरह बनाना शुरू कर दिए जाते हैं, और उसके बाद प्रोग्राम लिखा जाता है, कोडिंग की जाती है, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। कोडिंग करने के बाद उस कोडिंग को टेस्ट किया जाता है, टेस्ट एंड डिबग किया जाता है। टेस्ट का मतलब है उसको बार बार चलाया जाता है और देखा जाता है उसमें गलतियां ना हो, और डिबग का मतलब होता है गलतियों को ढूंढना और उन्हें ठीक करना। इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, प्रोग्राम को लागू किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर्स के अंदर उसको जब वो फाइनल हो जाता है, गलतियों से भी पाक हो जाता है, तो फिर उसको हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं, कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर देते हैं। इसी तरह स्टेप नंबर 8, मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। अब प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद बस वहाँ पे काम ख़त्म नहीं होता, बल्कि उसको कंटिन्यू रखा जाता है। उसमें फ्यूचर में अगर कोई और प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें कोई भी इस तरह की नई चीज़ ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे उसे हम क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, उसे अपडेट करते हैं। जैसे आपके पास अगर घर में कोई फ्रिज है, कोई गाड़ी है, कार है, तो आप उसकी सफाई करते हैं, उसको रनिंग पोजीशन में रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी एरर ना आए और उसके अंदर कोई भी नई चीज़ बाद में ज़रूरत पड़ सके। तो इस तरह से इसके अंदर ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, मेंटेन रखना और उसको प्रोग्राम करना। डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। डॉक्यूमेंट का मतलब है कि जो भी आपने चीज़ बनाई है उसके बारे में आप एक डॉक्यूमेंट बनाएं, उसके बारे में एक पूरी तहरीर बनाएं कि ये आपने कैसे बनाया, क्या तरीक़ेकार यूज़ किया, इसमें क्या चीज़ें आपने टेस्ट की, कौन सा टेस्ट डाटा था, इसकी रिलायबिलिटी कितनी है और इसको कैसे यूज़ करना है। जैसे आप कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदें या आप कोई चीज़ ख़रीदें तो उसके साथ आपको छोटी सी एक बुक मिलती है और उस बुक के अंदर उसको यूज़ करने का सारा तरीका लिखा होता है। तो इसी तरह कोई भी सॉफ्टवेयर जब बन जाता है तो उसके बाद उसके बारे में एक डॉक्यूमेंट लिखा जाता है जिसमें उस सॉफ्टवेयर को बनाने से लेकर उसको इस्तेमाल करने तक की हर एक चीज़ को राइट किया जाता है और उसका डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। तो ये 9 स्टेप्स आपने याद रखने हैं अच्छी तरह से। इन 9 स्टेप्स को मैं अगेन रिपीट करता हूँ। स्टेप 1 इज, आप थोड़े थोड़े करके याद कर लें, 3-3 करके याद कर लें, लेकिन इनको अच्छी तरह याद करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और ये कॉपी पर भी आप लोगों ने नोट करना है। फर्स्ट स्टेप इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड स्टेप इज स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। थर्ड स्टेप इज एनालाइज द प्रॉब्लम। फोर्थ स्टेप इज डिजाइन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। फिफ्थ स्टेप इज राइट द प्रोग्राम। सिक्स्थ स्टेप इज टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम। सेवंथ स्टेप इज implement the program. Eighth step is maintain and update the program. And ninth step is document the program. तो इन 9 steps को आपने याद रख लेना है। अब ये कैसे याद होंगे ये तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग पहले इन 9 steps को पढ़ लें। पढ़ लेने के बाद आप इनको एक बार ज़बानी लिखने की कोशिश करें और इसमें आप लोगों ने अगर कोई भूल जाते हैं तो उसे बुक से देखने की कोशिश ना करें, आप खुद से कोशिश करें, इसका कोई फार्मूला बनाएं और जब आप लिख लें 9 स्टेप आप पूरे कर लें, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, फिर आप उसको बुक से देखें, मैच करें, फिर उसमें जो अपनी मिस्टेक्स हैं वो नोट करें और नोट करने के बाद फिर एक बार देखने के बाद, बुक से देखने के बाद फिर आप लिखें और फिर लिखने के बाद अगर फिर आपकी कोई मिस्टेक्स हो फिर उसको रिव्यू करें और आप इसको कम से कम 5 से 6 बार ऐसे लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको
अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो ये स्टेप आगे पीछे नहीं करने, ये जिस तरह से बताए गए हैं इसी तरतीब से आपने याद रखने हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है और प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड क्या है। तो इसमें जो हमने पढ़ा तो इसमें 2 MCQ बनते हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन पहले बता दिए। कितने पॉसिबल सोल्यूशन होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, तो इसका आंसर है मल्टीपल। और ये है हाउ मैनी स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, देयर आर 9 स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। अगर आप लोगों को इसमें किसी भी बात की समझ नहीं आई तो आप लोग वो पूछ सकते हैं और इसको अच्छी तरह से आप पढ़ें, इसको अच्छी तरह से समझें। इसमें नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को मैं असाइनमेंट्स दूंगा और आप लोगों ने खुद से सोचना है कि आप डेली लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा हर वो काम जो आप करते हैं वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। अल्लाह हाफिज़।